पाकिस्तानी सेना के अंदर एक मेजर की पोस्ट पे भारतीय जासूस बैठा है। इस एक्टिंग की दुनिया में आगे जाना चाहते हो और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो जल्दी श्री गंगानगर से दिल्ली पहुंच जाओ। अगर देश की गलती से भी तुम पकड़े जाते हो फिर भी देश तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। इसी प्रोग्राम के दौरान अजीत डोवाल भी पाकिस्तान के अंदर खुफिया जासूसी कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना के एक ऑफिसर जिनकी बेटी अमानत, उनसे रविंद्र को प्यार हो जाता है। जैसे ही इनायत रविंद्र को डॉक्यूमेंट्स देता है, जब इन बालों के अंदर न्यूक्लियर ट्रेसेस की मात्रा पाई गई तब उनको ये कंफर्म हो जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहा है। यदि मैं अमेरिकन होता तो 3 दिन में छूट कर आ जाता, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत जैसे देश के अंदर पैदा हुआ हूं। रविंद्र की कहानी शुरू होती है 11 अप्रैल 1952 के दिन राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में, जहां इनका जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में होता है। इनके पिता भारतीय वायुसेना में थे और बचपन से ही इनके अंदर देशभक्ति का एक जुनून सवार था। रविंद्र की शुरुआती पढ़ाई गंगानगर के सरकारी स्कूल में होती है और उसके बाद कॉलेज, और कॉलेज के बाद इनका एक्टिंग में बचपन से ही शौक था। रविंद्र के अंदर एक कलाकार बचपन से ही छुपा था जो इनको सबसे अलग और हटके दिखाता था, और कॉलेज के समय पे मानो जब ये थिएटर करते थे तब थिएटर पे तूफान सा आ जाता था। रविंद्र दिखने में इतने ज्यादा आकर्षक थे कि इनकी तुलना फिल्मी सितारों से इनके दोस्त किया करते थे। अब बात आती है 1973 की, जब एक थिएटर शो रविंद्र की जिंदगी इस कदर बदलने वाला था जिसकी कल्पना कभी रविंद्र ने खुद भी नहीं की थी। जब लखनऊ के अंदर एक नाट्य प्रतियोगिता होती है जिसके अंदर अलग अलग राज्यों से अलग अलग कलाकार आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, वहीं रविंद्र भी इस प्रतियोगिता के अंदर शामिल होने के लिए पहुंचते हैं और अपनी कलाकारी पेश करते हैं। इस प्रतियोगिता के अंदर रविंद्र का रोल ये होता है कि वो एक भारतीय सैनिक है और दुश्मन चीनी सैनिकों ने उनको घेर लिया है और भारत की खुफिया जानकारी उनसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कड़ी यातनाओं का सामना रविंद्र को इस थिएटर शो के दौरान करना पड़ रहा है। हालांकि ये थी एक एक्टिंग, पर इसी शो के दौरान RNAW के कुछ 3 से 4 एजेंट वहां पे उपस्थित थे और उन्होंने रविंद्र की जो एक्टिंग थी उसके अंदर एक सच्चा देशभक्त को पहचानने की कोशिश की। जैसे शो खत्म होता है तो जो 3 से 4 ऑफिसर होते हैं वो सीधा जाते हैं शो जो करवा रहे थे आयोजित उनके पास और पूछते हैं कि ये लड़का कौन है, इसका नाम क्या और कहां से ये बिलोंग करता है। इसी दौरान RNAW के ऑफिसर को ये पता चलता है कि इनका नाम रविंद्र कौशिक है, 23 साल इनकी उम्र है, भारतीय वायुसेना में इनके पिताजी हैं और साथ ही साथ में ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से बिलोंग करते हैं जो कि पाकिस्तान बॉर्डर को टच करता है। और जासूसी की दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि यदि आप जंग को पास से करीब से अगर देख चुके हो तो उससे बड़ा जासूस कोई नहीं बन सकता है। RNAW के ऑफिसर्स के लिए प्लस पॉइंट ये था कि रविंद्र बॉर्डर जैसे एरिया से आते हैं, साथ ही इनको पंजाबी भाषा भी बहुत अच्छे से आती है, जो कि अगर पाकिस्तान जैसे देश में जासूसी के लिए भेजा जाता है तो पंजाबी आना बहुत जरूरी है। अब ये 3-4 एजेंट रविंद्र को एक लेटर भेजते हैं कि यदि आप इस एक्टिंग की दुनिया में आगे जाना चाहते हो और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो जल्दी श्री गंगानगर से दिल्ली पहुंच जाओ। ये लेटर जैसे ही रविंद्र को मिलता है तो रविंद्र को इसकी कल्पना भी नहीं थी कि मेरे साथ होने वाला क्या है दिल्ली के अंदर। फिर भी रविंद्र दिल्ली पहुंच जाते हैं। उनको लगता है कि इनका करियर एक्टिंग में ही कहीं ना कहीं बनने वाला है। रविंद्र दिल्ली पहुंचते हैं RNAW के हेडक्वार्टर में और रविंद्र का जासूसी की दुनिया का पहला कदम होता है दिल्ली के अंदर। वो देखते हैं कि जासूसी की दुनिया होती कैसी है, करीब से इनको जानते हैं। जैसे ही रविंद्र वहां पे पहुंचते हैं तो RNAW के ऑफिसर उनको बहुत सी ऐसी अनसुनी कहानियां बताते हैं जो कि रविंद्र ने ना कभी सुनी थी ना कभी सोची थी, कि किस प्रकार से जो जासूस होता है वो अपने देश के लिए अपना नाम, बिना सम्मान, बिना माँ बाप, परिवार, दोस्त सबको त्याग के किस प्रकार से दूसरे देश में जाके अपनी बलिदान दे देता है और साथ ही साथ में देश के इस प्रकार से काम आता है जिससे कि ना उसको देश का नाम मिलता है ना ही उसको देश का सम्मान मिलता है, फिर भी कहीं ना कहीं देश के लिए वो अपनी जान की आहुति तक दे देते हैं। RNAW के एजेंट ने रविंद्र को बहुत कुछ समझाया कि तुम जासूसी की दुनिया के लिए एकदम परफेक्ट हो। रविंद्र बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे RNAW के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और रॉ को
ज्वाइन कर लेता है। रविंद्र की ट्रेनिंग होती है अमृतसर, पठानकोट और दिल्ली के अंदर। इसके अंदर इनको जासूसी की दुनिया के बारे में इतना कुछ सिखाया जाता है जो कि इतना खतरनाक और दर्दनाक होने वाला है, ये रविंद्र ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जो जासूसी की दुनिया है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज होती है दर्द सहना। इनको मेंटली टॉर्चर किया जाता, दर्द सहना सिखाया जाता, खुद को बदलना सिखाया जाता। ट्रेनिंग के दौरान इनको उर्दू सिखाई गई, कुरान को बारीकी से पढ़ाया गया। इस्लामिक धर्म रविंद्र की रूह में इस कदर डाला जा रहा था कि यदि कभी वो पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए। इसी के साथ साथ उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, यानी कि उनकी खतना तक भी की जाती है ताकि कभी पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें कोई पहचान ना पाए। अब धर्म परिवर्तन होने के बाद रविंद्र कौशिक से नबी अहमद बन जाते हैं और आज से एक नया जन्म, एक नई जिंदगी नबी अहमद की शुरू हो जाती है। शुरू में नबी अहमद को 6-7 अलग अलग देशों में भेजा गया, जिनको इनको टेम्परेरी छोटे मोटे मिशन दिए गए, जिसके अंदर इनको अपनी पहचान छुपा के रहना है, कहीं पर कुछ छोटी सी जानकारी इकट्ठा करनी। ऐसे करके इन्होंने हर एक टेस्ट को पास किया और ये पाकिस्तान में जाने के लिए एकदम परफेक्ट हो चुके थे। फिर होता ऐसा है, इनकी जिंदगी का जो टर्निंग पॉइंट आता है वो स्टार्ट होता है 1977 से। अब इनका पाकिस्तान जाने का टाइम आ चुका था, पर फैमिली को बताया कैसे जाए। ये अपने माँ बाप से एक आखिरी मुलाकात करते हैं। इनको भी पता था कि पाकिस्तान जैसे खतरनाक देश में जाना आखिरी मुलाकात के बराबर ही होता है। ये पाकिस्तान जाने से पहले अपने माँ बाप को कहते हैं कि मैं दुबई किसी काम के सिलसिले से जा रहा हूँ, और वो दुबई का टूर इनका आखिरी टूर होता है। वो सीधा यहाँ से निकल जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। 1977 में जब रविंद्र पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, तब RNAW ने उनका ID कार्ड, राशन कार्ड, सारी जितनी भी आईडीज होती है वो पहले ही रेडी कर रखी थी। और बैक स्टोरी जो उनकी होने वाली थी, अगर यदि वो कभी भी पकड़े जाते हैं या कुछ भी उनको होता है तो एक बैक स्टोरी बहुत ज़रूरी होती है। अब रविंद्र को ये पता था अगर पूरे सिस्टम को जानना है तो कहीं ना कहीं उनकी सेना को भी जानना पड़ेगा, उनके सिस्टम को जानना पड़ेगा। इसी दौरान कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद ये लॉ करते हैं। लॉ करने के साथ साथ इनको सिस्टम के बारे में पूरा मालूम चल जाता है। एक दिन सुबह जब रविंद्र चाय पी रहे थे, तब अखबार के अंदर एक आर्टिकल देखते हैं जिसके अंदर पाकिस्तानी सेना की भर्ती का एक आर्टिकल छपा होता है। रविंद्र को लगता है कि सबसे बढ़िया मौका और सबसे सुनहरा अवसर इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है जिससे कि मैं पाकिस्तानी सेना में दाखिला लूं, और वहां से जो मैं अपने देश को जानकारी प्रदान कर पाऊंगा वो बाहर से नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सिस्टम के अंदर घुसना बहुत जरूरी है। रविंद्र अपनी काबिलियत से पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो जाते हैं। कुछ ही समय में उनकी काबिलियत के अनुसार उनको प्रमोशन मिलता रहता है और एक दिन वो मेजर बन जाते हैं। रॉ की हिस्ट्री में पहली बार होता है कि कोई भारतीय जासूस पाकिस्तानी सेना में मेजर बन जाए। ये न्यूज़ मिलती है इंदिरा गांधी को। उस समय में भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी होती है। भारत सरकार और रॉ बहुत ज़्यादा खुश थे रविंद्र की सब कुछ जानकारियों से। 1979 से 1983 4 साल के अंदर रविंद्र ने इतनी ज़्यादा जानकारी भारत सरकार को दी थी। इसी की वजह से पाकिस्तानी आर्मी की स्ट्रेटेजी इंडिया के पास आ जाती थी और करीब करीब 20,000 भारतीय सैनिक मरने से बचे थे सिर्फ इन 4 सालों में रविंद्र कौशिक की जासूसी की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब पाकिस्तान के कहूता न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में रविंद्र कौशिक ने इंडिया को जानकारी दी और ये जानकारी इंदिरा गांधी के पास आती है और इंदिरा गांधी इस जानकारी से इतनी ज्यादा खुश होती है कि इनको दी ब्लैक टाइगर की भी उपाधि दी जाती है। इसी प्रोग्राम के दौरान अजीत डोवाल भी पाकिस्तान के अंदर खुफिया जासूसी कर रहे थे। अजीत डोवाल ने जो साइंटिस्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम का टेस्ट कर रहे थे उनके बालों के कुछ सैंपल इकट्ठा किए और सैंपल इकट्ठा करने के बाद लैब में टेस्ट करवाया। जब इन बालों के अंदर न्यूक्लियर ट्रेसेस की मात्रा पाई गई तब उनको ये कंफर्म हो जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहा है। और ये इंफॉर्मेशन जब भारत के पास आती है और जब इसको एक्सपोज किया जाता है तब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत टाइम तक डिले हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं भारत के लिए थी। अब रविंद्र की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उनकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था और जासूसी की दुनिया के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पाकिस्तानी सेना के एक ऑफिसर जिनकी बेटी अमानत, उनसे रविंद्र को प्यार हो जाता है और इनकी शादी भी हो जाती है। जासूसी की दुनिया में शादी करना वहीं की लोकल लड़की से इसीलिए भी जरूरी होता है जिससे कि उनपे कोई शक ना कर पाए, पर रॉ को सिर्फ इतना सा प्यार जैसा कारण बताना उचित नहीं था। इसलिए रविंद्र ने रॉ को ये बता दिया कि जासूसी की दुनिया में मुझे
आगे ज्यादा मजबूत कदम रखने के लिए शादी करनी भी जरूरी है। और रविंद्र को कहीं ना कहीं उनसे प्यार भी था। कुछ सालों बाद रविंद्र और अमानत का एक बच्चा भी हो जाता है। अब समय आता है 1983 का, जो कि रविंद्र की जिंदगी का सबसे बुरा समय आने वाला था और कहीं ना कहीं भारत सरकार की सबसे बड़ी गलती वहां पर होने वाली थी। रॉ ने एक एजेंट इनायत मसीह, जो कि पंजाब के थे, उनको एक टेम्परेरी मिशन पर कराची भेजा, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और डॉक्यूमेंट्स रविंद्र को पहुंचाने थे। इनायत मसीह और रविंद्र की बात होती है और इन्होंने जिन्ना गार्डन फिक्स किया होता है कराची के अंदर, जहां पे ये डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान करेंगे। पर होता ऐसा है कि किस्मत में ऐसा ही कुछ लिखा था। इनायत मसीह पाकिस्तान में एंटर करते ही पाकिस्तानी आर्मी उनको पकड़ लेती है। भारत सरकार की सबसे एक बड़ी गलती यह थी कि इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजना। इनायत मसीह इतने ज्यादा मेंटली मजबूत नहीं थे और शारीरिक भी इतने मजबूत नहीं थे। कुछ टाइम उन्होंने टॉर्चर सहन करने के बाद रविंद्र की सच्चाई पाकिस्तान को बता दी। भारत से बड़ा झटका इस समय पे पाकिस्तान को लगा था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के अंदर एक मेजर की पोस्ट पे भारतीय जासूस बैठा है। ये चीज पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा थी। अब पाकिस्तान आर्मी प्लान करती है कि कैसे रविंद्र कौशिक को रंगे हाथों पकड़ा जाए। इनायत को वहां से भेजा जाता है डॉक्यूमेंट्स देकर, और जो जगह रविंद्र और इनायत ने फिक्स की होती वहीं पर ये जाकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही इनायत रविंद्र को डॉक्यूमेंट्स देता है, पाकिस्तानी कमांडो चारों तरफ से इन दोनों को घेर लेते हैं। पाकिस्तानी कमांडो इनको घेरने के बाद इनको सीधा जेल के अंदर डाल देते हैं और इनको कड़ी से कड़ी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। पर रविंद्र का जो ये सबसे बुरा समय था, इसमें इनके देश ने भी इनको पहचानने तक से मना कर दिया था, क्योंकि जासूसी दुनिया का सबसे पहला नियम होता है, यदि तुम पकड़े गए तो तुम्हारा देश तुम्हें पहचानने से मना कर देगा, चाहे वो गलती देश की क्यों ना हो। अगर देश की गलती से भी तुम पकड़े जाते हो, फिर भी देश तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। अगले 16 साल तक रविंद्र ने पाकिस्तान की अलग अलग जेलों के अंदर कड़ी यातनाओं का सामना किया। पाकिस्तानी आर्मी का सिर्फ एक ही सवाल था कि तुम्हारे जैसे कितने घुसपैठिए हमारे देश के अंदर घुसे हुए। पर रविंद्र ने एक शब्द पूरे 16 साल के अंदर नहीं निकाला और एक भी भारतीय खुफिया जानकारी पाकिस्तानी आर्मी को नहीं दी। रविंद्र को ऐसी ऐसी जेलों में रखा गया जहां पे इनको सालों तक रोशनी देखने को नहीं मिली। इनके साथ गर्म सरिये डालकर इनके साथ कड़ी यातनाओं का सामना करना पड़ा। इनको महीनों महीनों तक भूख प्यास का सामना करना पड़ा। और ऐसे दुख के समय पे वो अपने पिता को एक पत्र लिखते हैं, जिसके अंदर ये कहते हैं कि यदि मैं अमेरिकन होता तो 3 दिन में छूट कर आ जाता, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत जैसे देश के अंदर पैदा हुआ हूँ। ये वीडियो था एक देश के सच्चे भक्त के ऊपर। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।